हाय फ्रेंड्स, अगर तुम ये सीरीज मिस कर देते हो तो ये फुल्ली तुम्हारी मिस्टेक है, मेरी नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में काफी सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उन्हीं सभी के बीच में कोई न्यूज देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर बताता है, तुम सभी को तो पता है ना कल क्या हुआ था। कल एक साइकिल ने क्रिमिनल्स को ऐसे मारा जिसे देख के पब्लिक की रूह कांप गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने उस साइकिल को सजा देने का डिसाइड किया है और मुझे तो लगता है ऐसे साइकिल को सजा मिलनी भी चाहिए। यहाँ से सीन होता है कट और हमें एक गवर्नमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक लड़की चाय पीते हुए कहती है, क्या तुम विलन हो? उस लड़की के सामने बैठा पर्सन कहता है, डायरेक्टर आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही बोल रही हो? आखिर आप मुझे विलन के साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो? डायरेक्टर कहती है, तुमने कभी सोचा है तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से इतना बड़ा क्रिमिनल हमारे हाथों से निकल गया। यहाँ तक कि जनता भी हमसे नफरत करने लगी है। मैं आपको बता दूं, यही बंदा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है केसियन। केसियन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्रिमिनल्स ने काफी सारे लोगों को पकड़ के रखा था, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और वो लोग वहाँ से भाग गए। डायरेक्टर कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। भले ही तुमने काफी सारे लोगों को बचा लिया, लेकिन वो क्रिमिनल वहाँ से भाग गया। केसियन को लगता है कि उसने काफी बढ़िया काम किया, इसलिए वो डायरेक्टर से कहता है, हाँ मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं सारी की सारी पब्लिक को बचा लूंगा, इसीलिए मैंने उन सभी की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन केसियन की बातें सुनने के बाद डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। डायरेक्टर कहती है, तुम एक साइकर हो और तुम्हें एक साइकर के जैसे ही काम करना चाहिए। मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रही हूँ, काफी ज्यादा शांति और समझदारी से काम लिया करो। तुम्हें जो चीजें लगती हैं कि सही हैं, ऐसा हर बार नहीं होता कि वो सही हो। तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुमने वहाँ पे जो किया, विलन्स भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तुम में और विलन में क्या फर्क रह गया? लेकिन केसियन को डायरेक्टर की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो डायरेक्टर की बातें एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। ये बात डायरेक्टर भी समझ जाती है, इसलिए वो कहती है, मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर रही हूँ, जाओ जाके रेस्ट करो। इतना कहने के बाद केसियन को वहाँ से निकाल देती है। केसियन बिल्डिंग से बाहर जाते हुए कहता है, डायरेक्टर हमेशा ही ऐसा करती है, ये बहुत ही ज्यादा रूड है। इसकी रूडनेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आखिर जेफ ने से अपनी बेस्ट फ्रेंड कैसे बना लिया? खैर छोड़ो, मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुका तो मुझे नहीं पता ये मुझे कैसी सजा दे देगी। तभी केसियन की मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। जब केसियन मोबाइल को बाहर निकाल के देखता है तो ये किसी और का नहीं बल्कि जेफ का कॉल था। केसियन कॉल को पिक करने के बाद कहता है, जेफ क्या बात है, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? जेफ बताता है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत मेरे पास आ जाओ। हमारा हीरो कहता है, क्या? लेकिन क्यों? जेफ बताता है, बकवास बंद करो और सीधे आ जाओ। हमारा हीरो कहता है, हाँ ठीक है, बताओ तुम कहाँ पे हो? जेफ कहता है, तुम्हें ग्रीस में आना है। जैसे ही हमारा हीरो सुनता है ग्रीस, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगा नहीं था जेफ उसे इतनी दूर बुला लेगा। यहाँ से सीन कट हो जाता है और अगला सीन हमें ग्रीस का दिखाया जाता है। केसियन ग्रीस की एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहा था। चाय पीते पीते केसियन बताता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये सिटी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जेफ ने मुझे काफी बढ़िया जगह बुलाया। जब जेफ मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे शुक्रिया जरूर कहूंगा। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है मैं जेफ से नहीं मिला, मुझे लगता है पूरे 6 महीने हो चुके हैं। फिर हमारा हीरो केसियन अपनी ही यादों में गुम हो जाता है। वो हमें बताता है, मेरे मदर और फादर दोनों ही बचपन में गुजर गए थे, इसीलिए मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। 2 पत्थर की बनी मूर्ति अपने आप ही यहाँ वहाँ चल रही थी, जिन्हें देख के हमारा हीरो कहता, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। जेफ तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, तुमने इन्हें जिंदा कर दिया। जेफ मुस्कुराते हुए बताता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरी एबिलिटी है, मैं अपनी एबिलिटी की मदद से इन्हें हिला पा रहा हूँ। छोटा केसियन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ये तुम्हारी एबिलिटी है? क्या तुम साइकर बनने वाले हो? मुझे पता है तुम पक्का साइकर बनोगे और उन गंदे विलन्स को मारोगे, है ना? जेफ मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा बढ़िया हूँ। केसियन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम सच में बहुत ही ज्यादा कूल हो। अभी सीन प्रेजेंट में आता है। केसियन बताता है, वो टाइम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था, मुझे अपने पुराने टाइम की काफी ज्यादा याद आ रही है। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन हमारे हीरो से मिलने के लिए जेफ नहीं आता। केसियन कहता है, अरे ये क्या,
रात के 7:30 बज गए, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन जेफ अभी तक नहीं आया। कहीं जेफ को कुछ हो तो नहीं गया? मैंने उसे बहुत बार फोन भी किया, लेकिन उसने एक भी बार कॉल पिक नहीं की। तभी कोई कहता है केसियन। केसियन पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे और कोई नहीं बल्कि जेफ आया था। लेकिन जेफ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेफ को किसी ने बहुत ज्यादा पीटा है। जेफ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जेफ सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। केसियन जाके उसे संभालता है और कहता है, जेफ तुम्हें क्या हो गया? क्या विलन्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? जेफ कहता है, केसियन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था। केसियन कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन जेफ कहता है, वो सारी बातें छोड़ो, वो सारी बातें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लो, ये पेंडेंट रखो। केसियन को जेफ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जेफ कहता है, ज्यादा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी जेफ खून की उल्टियां कर देता है। ये देख के केसियन को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। जेफ कहता है, केसियन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं तुम्हें अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। केसियन कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। जेफ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी के अभी एम्बुलेंस को बुला देता हूँ। तभी वहाँ पे कोई शख्स आ जाता है, जिसे देखिए केसियन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। केसियन कहता है, वहाँ पे कौन है? सामने आओ। जैसे ही जेफ केसियन के मुंह से ये बातें सुनता है, उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, जैसे वो इससे काफी ज्यादा डर रहा हो। जेफ बिना टाइम गवाए केसियन को अपने आप से दूर कर देता है, लेकिन इससे पहले जेफ कुछ और करता। वो शख्स काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी सॉल्ट निकाल के जेफ का गला काट देता है। जेफ का गला कटता हुआ देख के केसियन बिल्कुल शॉक में चला जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। इसी मौके का फायदा उठा के वो किलर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन केसियन की नजर उस पे चली जाती है। जेफ की मौत के बाद केसियन को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि केसियन उसे अपना बड़ा भाई मानता है। केसियन किलर का पीछा करते हुए कहता है, बास्टर्ड रुक जाओ। पीछा करते करते डार्क नाइट हो जाती है, यानी बहुत टाइम से हमारा हीरो किलर का पीछा कर रहा है। किलर भी फाइनली एक जगह पे आके रुक जाता है। किलर का पीछा करते करते हमारे हीरो की हालत खराब हो जाती है। केसियन कहता है, बास्टर्ड तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उससे रिवेंज लेना चाहते थे, या फिर किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं उसे मारने के लिए? लेकिन रीजन कुछ भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। किलर कहता है, आ गए ना तुम अपनी औकात पे अपनी गंदी लैंग्वेज के साथ। इतना कहते कहते किलर अपना मास्क हटा देता है। जैसे ही हमारा हीरो केसियन उसको देखता है, केसियन के होश उड़ जाते हैं। केसियन कहता है, ये तो जैक है। हमें बताया जाता है इसका नाम है जैक और ये एस रैंक का साइकर है। केसियन कहता है, जैक आखिर तुमने जेफ को क्यों मार दिया? जैक बताता है, मैं गद्दारों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। केसियन कहता है, गद्दार? तुम ये क्या बात कर रहे हो? तभी वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है, हाँ ये सारी की सारी बात सच है। जेफ ने हमारे साथियों में से एक को मार दिया। हमारे पास इस बात का सबूत भी है और गवाह भी। यहाँ तक कि लैंपस के लीडर्स को भी इस बारे में पता है। ये लड़की भी एस रैंक की साइकर है और इसका नाम है लाइरा। जैक बताता है, केसियन हमें तुम्हारे ऊपर भी शक है। ऐसा हो सकता है कि तुम भी गद्दार हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जेफ के साथ आखिरी टाइम क्या बात हुई थी? जो कुछ भी तुम्हारी बात जेफ के साथ हुई है हमें सीधे सीधे बता दो। केसियन सबसे पहले जैक की तरफ देखता है, फिर लाइरा की तरफ देखता है और एक लंबी सांस भरने के बाद कहता है, जेफ पिछले 10 साल से एज अ साइकर काम कर रहा है। उसने आज तक किसी विलन को भी नहीं मारा और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हारी टीम के एक मेंबर को मार दिया। लाइरा समझ जाती है केसियन उन पे अटैक करने वाला है, इसलिए वो कहती है, केसियन शांत हो जाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हम पे अटैक करके यहाँ से बच के निकल जाओगे तो इसके बारे में भूल जाओ। हमारे साथ 2 और एस रैंक के साइकर हैं। जैक कहता है, केसियन तुम एक साइकर हो, तुम्हें हमारे सवालों का जवाब दे देना चाहिए। मैं तुम्हें ये बात आखिरी बार बता रहा हूँ। हमारा हीरो केसियन उन दोनों की बातें सुनने के बाद स्माइल करता है और जैक से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक साइकर हूँ और एक साइकर के जैसा बर्ताव करूंगा। साइकर होने के नाते
मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों को जान से मार डालूंगा। इतना कह के जैक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैक भी अपनी तलवार निकाल के रेडी हो जाता है। केसियन अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद जैक पे अटैक करता है, लेकिन जैक उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। लेकिन केसियन की पावर ज्यादा होने की वजह से जैक को पीछे हटना पड़ता है। जैक अपनी स्किल शैडो स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और वो लड़की लाइरा कोल्ड ब्लास्ट नाम की स्किल को एक्टिवेट करती है। केसियन काफी ज्यादा गुस्से से चिल्ला के कहता है, तुम दोनों आ जाओ, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। तभी लाइरा केसियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा हीरो भी लाइरा पे अटैक करता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है। जैसे ही केसियन फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी केसियन पे कोई फायर करता है और वो गोली सीधा आके उसके पेट में लगती है, जिसकी वजह से केसियन ग्राउंड पे गिर जाता है। अब केसियन को याद आता है इसने जिन साइकर के बारे में कहा था उनमें से एक स्नाइपर है। लाइरा कहती है, केसियन सरेंडर कर दो, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो अगली बार गोली तुम्हारे हेड पे चलेगी। लेकिन केसियन उनकी एक बात नहीं सुनता और अपनी फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, आज या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर तुम, और अपना सबसे पावरफुल अटैक हेल फायर कर देता है। अटैक सीधा जाके उन दोनों को लगता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इसी धमाके का फायदा उठा के केसियन वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है वो अकेला नहीं जीत पाएगा। लेकिन केसियन जैसे ही नदी के अंदर जंप करने वाला था, तभी पीछे से गोली चलती है और उसके दिल के आर पार हो जाती है। गोली लगने के बाद केसियन पानी के अंदर गिर जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो ऐसे नहीं मर सकता, उसे अपना रिवेंज लेना है। तभी वो पेंडेंट जो कि जेफ ने उसे दिया था एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से हो जाता है सीन कट। फिर हमें एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है, ये क्या हुआ, ये मर गया, ये सांस नहीं ले रहा। दूसरा लड़का कहता है, क्या सच में, क्या सच में ये मर गया। उन सभी लड़कों ने मिलके एक लड़के को पीटा था और उसका सर टॉयलेट में डुबोकर उसे मार डाला था। जब उन लड़कों को पता चलता है कि वो मर चुका है, तो वो सभी के सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उस लड़के की बॉडी के अंदर हलचल होती है और वो लड़का अपना सर टॉयलेट से बाहर निकाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस लड़के के गले के अंदर वही लॉकेट है जो कि हमारे हीरो केसियन के पास था। वो लड़का उठने के बाद कहता है, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे अभी भी याद है मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था और मेरी आवाज अलग क्यों लग रही है। जब वो लड़का आईने के सामने जाता है तो अपना ही फेस देख के शॉक हो जाता है। हाँ, तुम लोग तो समझ ही गए होगे, ये कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो है। केसियन अपने चेहरे को छूते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा चेहरा कैसे बदल गया, मेरी बॉडी एक बच्चे जैसी कैसे हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, ये कोई बुरा सपना होगा। इतना सोचने के बाद केसियन बार बार चेहरा धोता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब केसियन समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि रियलिटी है। केसियन कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में मेमोरी आने लगती है। ये जिसकी बॉडी है उसकी मेमोरी, उसे वो सारे के सारे लड़के दिख जाते हैं जो कि इसे बुली करते हैं, और ये भी पता चल जाता है कि अभी वो कोरिया के अंदर है और इस लड़के का नाम है रॉबिन, इसीलिए मैं भी इसे अब से रॉबिन ही कहूंगा। रॉबिन कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी मेरी मेमोरी नहीं है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, केसियन फाइनली तुम उठ ही गए। जैसे ही रॉबिन को ये आवाज आती है, रॉबिन यहाँ वहाँ देखना चालू करता है कि ये आवाज किसने दी है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है उसे उसकी पुरानी लाइफ का नाम भी पता है। रॉबिन कहता है, कौन है, किसने मेरा नाम लिया। तभी पेंडेंट के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर आता है और धीरे धीरे एक आत्मा के फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल वैसी ही आत्मा जैसी मॉब साइको के अंदर है। पेंडेंट की आत्मा बाहर आने के बाद कहती है, मेरा नाम है मोरोस, मैं काफी ज्यादा पावरफुल आत्मा हूँ जो कि प्राचीन टाइम से यहाँ पे है। रॉबिन उस आत्मा को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज था। रॉबिन कहता है, तुम क्या हो, आखिर तुम एक पेंडेंट से बाहर कैसे आ गए। मोरोस कहता है, मैं मोरोस हूँ, मैंने अभी तुम्हें बताया, लेकिन वो सारी बातें छोड़ो, मुझे पता है तुम्हारे पास काफी सारे सवाल हैं, क्या तुम्हें उनका जवाब नहीं जानना। काफी टाइम बाद रॉबिन कहता है, तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे दोबारा से जिंदा कर दिया। मोरोस कहता है, हाँ, मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ रॉबिन, तुम्हें कोरियन कैसे आती है। रॉबिन बताता है, मैं कोरिया में काफी टाइम तक रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे कोरियन आती है। लेकिन रॉबिन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, वो एक बार मर गया और दोबारा जिंदा हो गया, उसके दिमाग में अभी भी डाउट चल रहा था।
कहीं ये सब सच में कोई ड्रीम तो नहीं। तभी मोरोस कहता है, क्या तुम्हें याद है जेफ ने तुम्हें पेंडेंट दिया था ताकि तुम सही सलामत रहो। रॉबिन को भी याद आता है जेफ ने मरने से पहले उसे पेंडेंट दिया था। रॉबिन कहता है, अच्छा मुझे बताओ जेफ किस चीज को ढूंढ रहा था। जितना मुझे याद है वो किसी सॉर्ड को ढूंढ रहा था। मोरोस काफी ज्यादा सीरियस होके कहता है, कोई ऐसी वैसी सॉर्ड नहीं बल्कि सॉर्ड ऑफ एनाइलेशन। सॉर्ड ऑफ एनाइलेशन एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन सॉर्ड है। रॉबिन कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि वो सॉर्ड प्राचीन टाइम में बनाई गई थी। मोरोस कहता है, क्योंकि मैं बहुत ही कमाल की आत्मा हूँ जो कि प्राचीन टाइम से एक्सेप्ट करती है। हमारा हीरो कहता है, नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। मोरोस कहता है, अगर तुम्हें कोई बात नहीं पता तो पहले उसे जानो, उसके बाद कुछ भी कहो। मोरोस के लेक्चर सुनने के बाद रॉबिन को गुस्सा आ जाता है। रॉबिन अपना फोन निकाल के कहता है, मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? मोरोस बताता है, क्योंकि मैंने अपनी आधी पावर तुम्हें रिवाइव करने के लिए गवा दी। क्या इतना काफी नहीं है? रॉबिन कहता है, सेक्रीफाइस, वो भी अपनी पावर की। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोबाइल चलाते चलाते उसकी नजर एक ऐसी न्यूज पे पड़ती है जो उसे पूरी तरह से हिला के रख देती है। न्यूज में लिखा हुआ था, केसियन एक गद्दार है और उसने हमें धोखा दे दिया। हमें धोखा देने के बाद उसने जेफ को मार दिया और अब वो मिसिंग है। जैसे ही रॉबिन ये न्यूज देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जेफ को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे वो सारे पल याद आते हैं जो भी उसने जेफ के साथ बिताए हैं। रॉबिन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन लैंपस वालों ने सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे फ्रेम कर दिया। मोरोस कहता है, रॉबिन शांत हो जाओ, अभी तुम एक विलन के फॉर्म में आ चुके हो। रॉबिन के चेहरे के ऊपर अजीब सा काले कलर का निशान आ जाता है। उसकी एक आई नीली और एक आई पीली हो जाती है। रॉबिन की पूरी बॉडी के अंदर बिजली दौड़ रही थी। रॉबिन कहता है, ये सब क्या हो रहा है? उसका हाथ एक नुकीले पंजे में बदल जाता है। जब वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर विलन की पावर आ चुकी थी, जिसे देख के रॉबिन कहता है, अब ये क्या मजाक है? दूसरी तरफ वही लड़के जिन्होंने हमारे हीरो को मार डाला था, यानी रियल रॉबिन को, उनमें से एक कहता है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया? उन टपरियों का बॉस कहता है, शांत हो जा, वो यहाँ जल्द ही आ जाएगा। तभी एक मोटा सा लड़का भागते भागते आ रहा था। टपोरियों की टीम का लीडर कहता है, क्या तुमने वहाँ पे जाके चेक किया? मोटा कहता है, हाँ, लेकिन बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चश्मिश कहता है, क्या सच में वहाँ पे कोई भी नहीं था? मोटा कहता है, हाँ, मैंने अच्छे से देखा था। अच्छा ये बताओ, क्या वहाँ पे एम्बुलेंस थी? मोटा कहता है, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। उन्हीं की टीम का एक दूसरा मेंबर कहता है, तुमने तो कहा था कि वो मर गया। चश्मिश के दिमाग में भी यही बात चल रही थी, क्योंकि चश्मिश ने चेक किया था कि वो मर चुका है, लेकिन अब ये मोटा कह रहा है कि वो नहीं मरा। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी टीम का लीडर कहता है, मोटे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पीले बालों वाला लड़का कहता है, चश्मिश, तुम्हें पता है तुम्हारी बकवास की वजह से मैं कितना ज्यादा डर गया। तभी टीम का लीडर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो अभी तक जिंदा है। पीले बालों वाला लड़का कहता है, जबकि वो जिंदा है तो तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? उनका बॉस बड़ा ही अजीब सा चेहरा बना के कहता है, क्या करूंगा, उसे बहुत ज्यादा पीटूंगा और क्या। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के टॉप पे, जहां हमारा हीरो आके छुप गया था। मोरोस कहता है, ओहो, तो तुम यहाँ पे आके छुप गए। रॉबिन चिल्ला के कहता है, बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे ये बताओ, मैं विलन कैसे बन गया? मोरोस कहता है, तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। तुम अपनी रियल बॉडी के अंदर मारे जा चुके हो, मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए। ये तुम्हारी डेस्टिनी है। तुम जिसकी बॉडी के अंदर आए हो वो पैदा ही विलन की पावर के साथ हुआ था। एक ऐसा विलन जिसके पास इतनी ताकत है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। जैसे ही रॉबिन को ये बात पता चलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या सच में इस विलन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा? जबकि इस बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ, तो क्या अब ये सारा का सारा काम मैं करने वाला हूँ? मोरोस कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। रॉबिन हंसते हुए कहता है, बताओ क्या से क्या हो गया? पहले मैं एक टॉप क्लास का साइकर था और अब मैं एक ऐसा विलन हूँ जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रॉबिन गुस्से से एक पंच दीवार में मारता है, जिससे दीवार के अंदर क्रैक आ जाते हैं। फिर रॉबिन मोरोस से चिल्ला के कहता है, आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों किया? मोरोस कहता है, रॉबिन, तुम्हें अपने इमोशन कंट्रोल करने चाहिए। रॉबिन कहता है, अपना मुंह बंद रखो। मोरोस बताता है
विलन्स के पास पावर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने डिजायर कंट्रोल कर सके। मुझे पूरा भरोसा है वो पावर तुम्हें भी फील हो रही है और तुम भी अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारा दिमाग भी विलन के जैसा होता जा रहा है। अभी के लिए मैं तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी, मेरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। रॉबिन कहता है ठीक है, बकवास करना बंद करो, मैं समझ गया। जबकि मैं एक विलन हूँ जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मोरोस कहता है नहीं, तुम मर नहीं सकते, और ये मेरे नहीं बल्कि जेफ के शब्द हैं। तुमसे मिलने से पहले जेफ ने मुझसे कहा था, जेफ नहीं चाहता था कि तुम एक साइकर बनो। उसे ये भी पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसने खुद की जान बचाने की जगह तुम्हारी जान बचाने के लिए पेंडेंट तुम्हें दे दिया। अगर तुमने सुसाइड कर ली तो उसकी सैक्रिफाइस बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही रॉबिन ये बातें सुनता है वो शांत हो जाता है। मैं रॉबिन कहूँ या केसियन, समझ जाना एक ही पर्सन की बात चल रही है। मोरोस कहता है रॉबिन फाइनली तुम शांत हो ही गए, तुमने अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ही लिया। रॉबिन चिल्ला के कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे कान में इतने धीरे धीरे मत बोलो। रॉबिन की बात सुनने के बाद मोरोस रॉबिन को चिढ़ाने के लिए कहता है मुझे लगता है तुम इंसानी फॉर्म में वापस नहीं आना चाहते, तो चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रॉबिन को ये बात समझ में आ जाती है, मोरोस के बिना वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए रॉबिन कहता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मोरोस रॉबिन के और भी ज्यादा मजे लेने के लिए कहता है मेरा नाम है मोरोस और तुम्हें यही कह के बुलाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब ये सुन के रॉबिन को गुस्सा आ जाता है। रॉबिन कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, लेकिन मैं ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम आखिर हो क्या। मोरोस कहता है क्या वाकई में तुम ये जानना चाहते हो मैं क्या हूँ। रॉबिन मोरोस से कहता है अगर मैं नहीं जानना चाहता तो मैं कहता ही क्यों, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुमने एक मरे हुए को जिंदा कर दिया, आखिर तुम क्या हो। मोरोस बताता है तुम्हें ये बात बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सॉर्ड ऑफ एनाइलेशन को ढूंढना पड़ेगा। रॉबिन कहता अरे यार वो बेकार सी सॉर्ड फिर से, अरे नहीं मैं तो भूल गया, यही वो सॉर्ड है जिसकी वजह से जेफ की मौत हो गई। मोरोस बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। उन दोनों की बातों को डिस्टर्ब करने के लिए वो तीनों के तीनों टपोरी वहाँ पे आ जाते हैं। टपोरियों का बॉस कहता है देखो तो यहाँ पे कौन है जिसको हम बहुत ज्यादा पीटते हैं। यहाँ से सीन होता है कट और हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर मौजूद सारी की सारी लड़कियां किसी को देख के शर्मा रही थी। एक लड़की कहती है वाओ ये कितना ज्यादा हॉट है, दूसरी लड़की कहती है मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट है। उन लड़कियों के बीच में से एक बंदा बड़ी स्टाइल से जा रहा था, इसका नाम है यूचैन किम और ये एक ट्रेनी साइकर है। यूचैन आसपास का नजारा देखते हुए आगे जा ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। यूचैन फोन उठा के कहता है क्या बात हो गई, तुमने मुझे क्यों कॉल किया। ली और यूचैन आपस में बातें करने लगते हैं, तभी यूचैन की नजर हमारे हीरो पे पड़ जाती है। रॉबिन को देखने के बाद यूचैन कहता है ली मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कुछ और जरूरी काम है। सीन फिर से हमारे हीरो और उन टपोरियों के ऊपर आ जाता है। जैसे ही रॉबिन उन तीनों टपोरियों की शक्ल देखता है उसे याद आ जाता है यही वो टपोरी हैं जिसने ओरिजिनल बॉडी के ओनर को मार दिया था। फिर रॉबिन मोरोस की तरफ देखता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये लोग भी मोरोस को देख पा रहे हैं। मोरोस रॉबिन को बताता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग मुझे नहीं देख सकते। पीले बालों वाला टपोरी कहता है तुझे पता है तेरी वजह से हम कितना ज्यादा डर गए थे। टपोरियों का बॉस कहता है रॉबिन तुझे रूल नहीं पता क्या, अगर तू हमारी मार खा के बेहोश हो गया था तो तुझे उठने के बाद सीधा हमारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आने की वजह तू यहाँ पे आके छुप गया, लगता है तू मरना चाहता है। तभी रॉबिन कहता है क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई। रॉबिन को सामने से जवाब देता हुआ देख के वो तीनों के तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि रॉबिन ने इन्हें कभी भी जवाब नहीं दिया। रॉबिन कहता है मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है और तुम लोग मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब करने के लिए आ गए, अच्छा रहेगा अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मुझे बच्चों को मानना पड़ेगा, मुझे बच्चों को मानना पसंद नहीं है। मोरोस रॉबिन को बताता है रॉबिन शांत हो जाओ, अगर तुमने अपनी पावर कंट्रोल नहीं की तो ये तीनों के तीनों मारे जाएंगे। भले ही तुम अपने विलन के फॉर्म में नहीं हो, लेकिन एक विलन
अपने इंसानी फॉर्म में बाकी सारे इंसानों से ज्यादा ताकतवर होता है। रॉबिन मोरोस को बताता है, मुझे ये बात पहले से पता है, मैं एक एस क्लास का साइकर था। पीले बालों वाला टपोरी कहता है, ओ साले तू क्या घुसपुस कर रहा है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन रॉबिन उससे डरने की वजह उसे लगातार घूर के देखे जा रहा था, जिसकी वजह से टपोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारे हीरो को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो रॉबिन को मारता, रॉबिन उसके गाल पे काफी जबरदस्त पंच मारता है। वो टपोरी वहीं पे खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता है। ये देख के उसके टीममेट हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल वो टपोरी फ्लोर पे गिर जाता है। ये देख के टपोरियों का बॉस कहता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस लूजर ने ऐसा कैसे किया। चश्मिश रॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। रॉबिन चश्मिश के अटैक को एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और दूसरे हाथ से चश्मिश को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से चश्मिश भी बेहोश हो जाता है। अब रॉबिन की इतनी ज्यादा पावर को देख के उनके बॉस के तो होश ही उड़ जाते हैं। रॉबिन टपोरियों के बॉस की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें दूसरे बच्चों को बुली करने में मजा आता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से कमजोर बच्चों को बुली करने में। लेकिन उनका बॉस इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देख के रॉबिन कहता है, क्या तुम्हारी जबान चूहा खा गया या तुम्हारे मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा। टपोरियों का बॉस हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है शर्म नाम की कोई चीज होती भी है, मुझे नहीं आती शर्म। और तू लूजर उन दोनों को मारने के बाद ऐसा समझ रहा है कि तू बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो ये तेरी गलतफहमी है। अब ये देख के रॉबिन को वाकई में गुस्सा आ जाता है। रॉबिन काफी ज्यादा सीरियस मूड में कहता है, तो मुझे लगता है तुम अपना लेसन नहीं सीखे, तुम्हें एक बढ़िया लेसन सिखाना चाहिए। इतना कह के रॉबिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही रॉबिन टपोरियों के बॉस के करीब पहुंचता है, टपोरियों का बॉस रॉबिन को पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता। रॉबिन उसके पंच को डॉच करने के बाद उसके मुंह पे बहुत तेज पंच मारता है, जिसकी वजह से टपोरियों का बॉस फ्लोर पे गिरने ही वाला था। लेकिन रॉबिन उसे नीचे गिरने से पहले दोबारा उसे एक और पंच मारता है और इस पंच को खाने के बाद टपोरियों के बॉस की हालत खराब हो जाती है। रॉबिन कहता है, क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है। लेकिन वो टपोरी अभी भी नहीं सुधरता। वो रॉबिन को काफी ज्यादा गालियां देने लगता है। रॉबिन टपोरियों के बॉस को कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं पीटा, इसीलिए तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसे पीटूंगा कि तुम्हारी जुबान दोबारा ना चले। ये सारी बातें रॉबिन बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में कह रहा था। टपोरियों के बॉस की भी फट जाती है, उसको भी समझ में आ जाता है अगर अभी वो रॉबिन से भिड़ा तो उसके हाथ पैर तो कम से कम टूटने ही वाले हैं। तभी वहाँ पे किम यू चैन आ जाता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे लगता है तुमने उसे बहुत ज्यादा पीट लिया। किम यू चैन को वहाँ पे देख के टपोरियों के बॉस की और भी ज्यादा फट जाती है। रॉबिन टपोरियों के बॉस को छोड़ने के बाद कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मेरे बिजनेस के बीच में क्या कर रहे हो। हमारी फाइट का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। किम बताता है, हाँ मेरा इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है। ये टपोरी तुम्हारे सामने कोई मैच नहीं है। अगर तुम इसे मारोगे तो हो सकता है ये मर जाए। अपने स्कूल के सबसे फेमस लड़के के सामने टपोरियों के बॉस की बेइज्जती हो जाती है और ये चीज वो सह नहीं पाता। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बिना सोचे समझे रॉबिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो रॉबिन के करीब आता है, रॉबिन उसे किक मार के दूर हटा देता है। तभी यू चैन रॉबिन के कंधे पे हाथ रख के कहता है, बस बहुत हो गया, रुक जाओ। लेकिन रॉबिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए रॉबिन यू चैन पे भी अटैक कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यू चैन की हालत खराब हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यू चैन ने रॉबिन के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद रॉबिन और यू चैन दोनों ही फाइट करने लगते हैं। रॉबिन के सारे अटैक यू चैन बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। यू चैन रॉबिन को काफी तगड़ी फाइट दे रहा था, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। रॉबिन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी मोरोस कहता है, रॉबिन वो कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि एक साइकर है। अगर तुम अपने इंसानी फॉर्म में से लड़ते रहे तो तुम हार जाओगे। जब रॉबिन का ध्यान मोरोस के ऊपर था, तभी यू चैन मौके का फायदा उठा के रॉबिन पे अटैक कर देता है। हालांकि रॉबिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन रॉबिन के गाल पे
एक कट का निशान बन जाता है। रॉबिन और यूचैन दोनों ही आमने सामने थे। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस थी। तभी यूचैन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं हार मानता हूँ। हम दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? इस फाइट का कोई भी मतलब नहीं है। ये लो, ये रहा बैंडेड, इसे लगा लो, तुम्हारे गाल से खून आ रहा है। यूचैन रॉबिन की तरफ देखता है, रॉबिन यूचैन की तरफ देखता है। फिर रॉबिन बैंडेड लेने के बाद वहां से चला जाता है। रॉबिन के जाने के बाद यूचैन उन तीनों टपोरियों की हालत देखता है। तीनों के तीनों टपोरी बेहोश पड़े हुए थे। जब यूचैन का ध्यान अपने हाथ की तरफ जाता है तो उसका हाथ भी लाल हो चुका था। यहाँ से सीन कट हो जाता है और एक साइबर कैफे का सीन दिखाया जाता है। रॉबिन अपनी पुरानी आईडी ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सेस डिनाई हो जाता है क्योंकि उसकी आईडी डिलीट कर दी गई है। रॉबिन बाहर आके मोरोस से कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मोरोस कहता है, क्या तुम पिंक बालों वाले लड़के के बारे में बात कर रहे हो? जब उस लड़के ने तुम्हें छुआ तो मुझे पता चल गया कि वो एक साइकर है। रॉबिन कहता है, वाह, तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है, ये तो बहुत ज्यादा काम आएगी। मोरोस बताता है, ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, मैं पूरा का पूरा एनालाइज कर सकता हूँ। रॉबिन कहता है, पावर एनालिसिस, तुम्हारे पास ये एबिलिटी कैसे आई और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? मोरोस कहता है, मैं एक प्राचीन सोल हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है। अगर तुम अपनी विलन की फॉर्म में आ जाओगे और तुम्हारे पास कौन सी स्किल है, तुम्हें बता पाऊंगा। चलो अभी के अभी विलन के फॉर्म में आ जाओ। लेकिन रॉबिन उसके सवाल का जवाब नहीं देता। ये देख के मोरोस कहता है, लगता है तुम अपनी स्किल नहीं जानना चाहते। रॉबिन बताता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो विलन के फॉर्म में आना चाहता हूँ क्योंकि विलन का फॉर्म ही है जो कि मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अपने विलन के फॉर्म को कैसे एक्टिवेट करूँ। मोरोस बताता है, हर एक विलन किसी ना किसी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मुझे लगता है तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा तो तुम एक विलन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जैसे ही रॉबिन को ये बात पता चलती है कि उसे गुस्सा करना है तो वो सारी की सारी बातें याद करता है जिससे उसे गुस्सा आ जाए, जैसे कि अपने बचपन की यादें, उसके बाद कैसे वो मरा, कैसे उसका फ्रेंड जेफ मरा और वो सारी बातें जिससे उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने की एक्टिंग करने के लिए रॉबिन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा किया है मैं उन सभी को मार डालूंगा। रॉबिन को ऐसा करता हुआ देख के मोरोस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, रॉबिन ये तुम क्या कर रहे हो? रॉबिन बताता है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ और क्या। फिर मोरोस रॉबिन को समझाता है, तुम्हें गुस्सा करने के लिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपने दिमाग के अंदर गुस्सा करो और तुम्हारा विलन का फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। मोरोस की बात सुनने के बाद रॉबिन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। यहाँ से सीन होता है कट और हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए दो बंदे आपस में बात कर रहे थे। एक विलन है जिसे बॉम्ब को ब्लास्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। मुझे खबर मिली है 2 दिन पहले वो कोरिया के अंदर आ गया। कोरिया के अंदर आने के बाद उसने 102 लोगों को मार दिया। ये विलन काफी ज्यादा तबाही मचाने में बिजी है। यूचैन के बाजू में बैठा साइकर कहता है, अगर ये क्लोज कॉम्बैट में फाइट करता तो मैं इसे आसानी से हरा देता, लेकिन ये साला विलन ये बॉम्ब फोड़ के बंदों को मारता है, इसीलिए इससे फाइट करना काफी ज्यादा कठिन होगा। हमें बताया जाता है इसका नाम है ली और ये बी रैंक का साइकर है। यूचैन कहता है, इस दुनिया में जितने भी विलन हैं हमें उन सभी को मार देना चाहिए क्योंकि विलन अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाते और ऐसे ऐसे क्राइम कर देते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ली कहता है, अरे यार किम, तुम्हें क्या हो जाता है? जब भी तुम विलन की बात करते हो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है। यूचैन किम कहता है, हाँ क्योंकि विलन होते ही ऐसे हैं, हमें विलन्स को मार देना चाहिए, यही तो हमारा काम है क्योंकि हम साइकर हैं। ली कहता है, ओ यूचैन, तुम साइकर नहीं हो, तुम तो बस ट्रेनी हो, मैं हूँ एक रियल साइकर और विलन्स को मैं ही मारूंगा। मैं यूचैन की रैंक बताना तो भूल ही गया था, तो इसकी रैंक है अननोन। हाँ, इसकी रैंक के बारे में रिवील नहीं किया गया। सीन फिर से रॉबिन पे आता है। हमारा रॉबिन अपने विलन के फॉर्म में आ चुका था। मोरोस रॉबिन के सामने उसकी सारी की सारी डिटेल ओपन कर देता है। रॉबिन कहता है, वाह, इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरे पास दो स्किल हैं, एक का नाम है शैडो स्लाइस और दूसरे का नाम है हील। मोरोस कहता है, अच्छा ये बताओ
क्या तुम इन्हें अभी यूज कर सकते हो? अरे ये क्या, तुम्हारे गाल पे लगी चोट अपने आप ही हील हो गई। रॉबिन मोरोस से पूछता है क्या होगा अगर मेरा हाथ या पैर कट जाए, क्या तब भी मैं खुद को हील कर पाऊंगा? मोरोस बताता है हाँ तुम ऐसा कर पाओगे, लेकिन उसके लिए मैजिक पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तभी रॉबिन का ध्यान जाता है उसके पास एक हिडन स्किल भी है और हमारे हीरो के मैजिक पॉइंट हैं 300। रॉबिन मोरोस से कहता है अब ये हिडन स्किल क्या है? मोरोस बताता है हिडन स्किल, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारी लेवल अप होगी तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। रॉबिन कहता है मोरोस लेकिन मेरे पास 300 मैजिक पॉइंट क्यों हैं? जब मैं एक साइकर था तब मेरे पास 1500 पॉइंट थे और तुमने कहा था ये विलन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसके पास इतना कम मैजिक पावर क्यों है? मोरोस बताता है क्योंकि ये विलन अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा मोरोस ये बताओ क्या तुम अपनी स्किल किसी दूसरे पर्सन पे भी इस्तेमाल कर सकते हो? मोरोस कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक लिमिट है, मैं एक दिन में 3 ही बार इसे यूज कर सकता हूँ। रॉबिन कहता है अगर तुमने 4 बार कर लिया तो क्या होगा? मोरोस बताता है तो मैं शायद पूरे दिन के लिए सो जाऊंगा। जैसे ही मोरोस ये वाली बात करता है रॉबिन उसे घूर के देखने लगता है। मोरोस को भी समझ में आ जाता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा है, इसीलिए मोरोस कहता है चलो तुम्हारी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। रॉबिन कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपनी स्किल कैसे इस्तेमाल करूं। मोरोस बताता है तुम्हें बस सोचना है कि तुमने वो स्किल इस्तेमाल की और तुम वो स्किल इस्तेमाल कर पाओगे। रॉबिन एक अटैक करते हुए कहता है क्या बिल्कुल ऐसे? रॉबिन के अटैक की वजह से जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। मोरोस बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं। रॉबिन के अटैक की वजह से जमीन के अंदर से एक काले कलर की तलवार बाहर आ जाती है। रॉबिन कहता है ये बस एक शैडो है, लेकिन इसे छूने से लगता है ये एक रियल स्वॉर्ड है। मुझे ये बताओ क्या मैं इसे अपनी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा? मोरोस बताता है विलन्स अपनी स्किल की मदद से अपने लिए कपड़े और वेपन बना सकते हैं। रॉबिन अपने लिए कपड़े बना लेता है और कहता है हाँ ये बात तो मुझे भी पता थी, क्या तुम ऐसे ही कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे? लेकिन रॉबिन के कपड़े बहुत ही ज्यादा बेकार थे, जिन्हें देख के मोरोस कहता है लगता है तुम्हें फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। रॉबिन कहता है बकवास बंद कर, तेरी बकवास से मैं पक गया हूँ। ऐसे ही वो लोग यहाँ वहाँ घूमते घूमते शाम कर लेते हैं। मोरोस कहता है अब रात होने वाली है, तुम कहाँ जाओगे? रॉबिन कहता है मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। भले ही मेरे पास कोई फैमिली ना हो, लेकिन रॉबिन के पास फैमिली थी। रॉबिन के मदर और फादर दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन उसके पास एक बहन है। मोरोस कहता है अच्छा तो तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो? रॉबिन कहता है हाँ, और मैं कहाँ जाऊंगा। भले ही रॉबिन एक विलन हो, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मोरोस कहता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि रॉबिन की डेथ हो चुकी है? रॉबिन कहता है हाँ और क्या, रॉबिन की डेथ मेरी वजह से हुई है। अचानक एक काफी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग से बाहर की तरफ भाग रहे थे। रॉबिन भी ये देख के चौंक जाता है। बिल्डिंग में चारों तरफ आग लग जाती है। सभी लोग आपस में बात करना चालू करते हैं। एक लड़का कहता है उस बिल्डिंग के अंदर एक विलन है। एक लड़की कहती है इसके बारे में चारों तरफ न्यूज फैली है, विलन ने एक बच्चे और उसकी माँ को किडनैप कर लिया है। जैसे ही रॉबिन ये सुनता है, रॉबिन से रहा नहीं जाता और वो काफी स्पीड से बिल्डिंग की तरफ भागना चालू करता है। मोरोस कहता है रॉबिन रुक जाओ, वहाँ पे कोई गली का गुंडा नहीं है, बल्कि विलन है। तुम्हें जितना लगता है विलन की पावर उससे कई ज्यादा होती है। रॉबिन कहता है चिंता मत करो, अगर वहाँ पे कोई विलन है तो मैं भी विलन हूँ। मोरोस कहता है तुम पहले एक साइकर थे, इसीलिए विलन को मारना बड़ा ही आसान था, लेकिन अब तुम भी एक विलन हो। अगर तुम विलन को मारोगे तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि एक विलन किसी को नहीं मार सकता। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है तुम्हारे जैसे विलन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और वो बाद में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन रॉबिन मोरोस की एक भी बात पे ध्यान नहीं देता और सीधा बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। बिल्डिंग के बाहर आने के बाद रॉबिन कहता है अगर वो मेरे दुश्मन बन भी गए
तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोरोस कहता है रॉबिन तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम पहले एक साइकर थे। रॉबिन बताता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसने एक बच्चे और उसकी माँ को पकड़ के रखा है। अगर मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा तो वो दोनों मारे जाएंगे। मोरोस को याद आता है जेफ ने उससे कहा था कि एशियन भले ही बहुत ज्यादा गुस्से वाला है लेकिन उसके पास एक काफी बढ़िया दिल है, एक ऐसा दिल जैसा किसी और के पास नहीं हो सकता। ये सारी बातें याद करके मोरोस कहता है रॉबिन तुम चाहे कोई भी फैसला ले लो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये सीरीज बढ़िया लगी तो कमेंट करके बता देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 या 3 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।